बीजेपी की जो राजनीति है वो हाई कमांड से चलती है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। या तो हाई कमांड से उनको इशारा है, सहमत हूं। तो तीनों लाल जो पूरे हरियाणा को एक जमाने में तीनों लालों पर नाज था और पूरे हरियाणा की राजनीति तीनों लालों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब तीनों लालों के परिवार बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और अब कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी में रहकर ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। क्यों कराएगा? क्या लगता है कि जो क्वालिटी चौधरी भजनलाल जी में थी, जो वो राजनीति के पीएचडी थे, वो क्वालिटी फैसले लेने में चौधरी कुलदीप बिश्नोई में भी है कि हम इनको नोटिस जारी करेंगे, उन्होंने अपनी जो भी बात कही हो, भाई कोई भी बेटा अपने फादर की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करता। ठीक बात है, वो जो हमारा एक सामाजिक सिस्टम है, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। और फिर ऐसे पिता की जो परलोक सिधार गए हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। नाराज है कुलदीप बिश्नोई। अगर कोई नाराज होता, अपना नाराज होता है, तो हम उसका मान मनोबल करते हैं, न कि नोटिस देते हैं। बिल्कुल ठीक। नोटिस भी नाराज कोई दिया जा रहा है, बिल्कुल, जिसके पिता के बारे में खराब बात बोली गई है। तो ये किस तरफ इशारा कर रही? क्या इशारों में बीजेपी उनको ये कह रही है कि जनाब आली दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं? जो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, इस प्रकार से जो वो डोलता रहा है, तो दोबारा से अगर मान लिया वो बीजेपी से बाहर आते हैं तो वो वोट बैंक उन पर भरोसा करे भी। कुलदीप बिश्नोई की या भजनलाल परिवार की कोई जरूरत नहीं है, ये हो साफ इशारा है ये। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो चौधरी भजनलाल के ऊपर जब बदमाशी का टैग लगाने की कोशिश की गई रेखा शर्मा द्वारा, तो उसके बाद से हरियाणा के अंदर इस चर्चा ने बड़ा जोर पकड़ा कि आखिर रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल के लिए ऐसा क्यों बोला, क्योंकि खुद चौधरी भजनलाल का लगभग सारा परिवार बीजेपी में मौजूद है और वह मंच पर अनेक बड़े नेता भी मौजूद थे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान आया और उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कुछ नेता जिस वक्त चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे, उसके साथ भारतवर्ष की राजनीति में भी उनका बड़ा योगदान था। तो काफी सारे नेता तो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं जानते थे और आज वो नेता जिस प्रकार से चौधरी भजनलाल पर टिप्पणी कर रहे हैं, छिटाकशी कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। और उन्होंने बड़ी बात तब कह दी कि देखिए, मैं राजनीति का बब्बर शेर हूं। बब्बर शेर के पास तो आया जा सकता है पर उसको छुआ नहीं जा सकता। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। क्या अब कुलदीप बिश्नोई की और बीजेपी की राह जुदा हो चुकी है? क्या वो वाकई में बब्बर शेर हैं? तो बब्बर शेर हैं तो बब्बर शेर वाला रूप वो कब दिखाएंगे? इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जिन्होंने हरियाणा के अंदर अनेक जिलों में एज ए पुलिस कप्तान कार्यभार संभाला और आईजी के पद से रिटायर हुए। अगर स्वेच्छा से रिटायरमेंट ना लेते तो आज ये हरियाणा का जो पुलिस का सर्वोच्च पद है डीजीपी, वहां तक भी पहुंच सकते थे। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए आईजी साहब, आपने देखा होगा कुलदीप बिश्नोई का जो मामला हम चर्चा भी कर चुके हैं, जिस प्रकार से रेखा शर्मा ने तो सारी मर्यादाएं लांघी, कुलदीप बिश्नोई ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोले जी, उनके लिए भी कह दिया कि रेखा शर्मा तो चलिए अभी राजनीति में नई नई आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता पार्टी संगठन के लिहाज से। बिल्कुल।
खुद प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजनलाल के साथ ना तो चौधरी लगाते हैं नाम के साथ, ना जी लगाते हैं। पहले तो उन्हें ही सोचना चाहिए। दूसरी बात है, फिर रिएक्शन आया पार्टी का। उसके बाद बड़ौली जी ने काफी कुछ कहा और अंत में ये भी कह दिया कि हम तो नोटिस देंगे कुलदीप बिश्नोई को। ये तो फिर वही कहावत होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहाँ तो एक तरफ कुलदीप बिश्नोई उलाना दे रहे थे बीजेपी पार्टी को कि भाई आपने गलत किया, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं, दूसरी बात वो इस दुनिया में भी नहीं है। बीजेपी उल्टा करी हम आपको नोटिस देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी की जो राजनीति है वो हाई कमांड से चलती है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। या तो हाई कमांड से उनको इशारा है कि आप यही पार्टी की लाइन को चलाएंगे, और अगर बड़ौली ने अपने मन से या अपनी सिस्टम से उसने बात करी है तो मैं निश्चित रूप से उनसे सहमत नहीं हूं। उन्हें चाहिए था एक अध्यक्ष के तौर पे, अगर वो अपनी अध्यक्ष की सही भूमिका निभाएं तो उनकी भूमिका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो रेखा शर्मा को बुलाते और उधर से भजनलाल के भी कोई आदमी को बुलाते और उनको बैठ के एक पैचअप सिस्टम करते, जो उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब कोई ना कोई बात और रही। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ौली का अब ये कहना कि हम इनको नोटिस जारी करेंगे, उन्होंने अपनी जो भी बात कही हो, भाई कोई भी बेटा अपने फादर की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करता। ठीक बात है, वो जो हमारा एक सामाजिक सिस्टम है, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। और फिर ऐसे पिता की जो परलोक सिधार गए हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, तो सभी को उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो बड़ौली जी को भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे और उन्हें उस बात को, एक कहते हैं ना, एक सार ले एक पास ले, अपने गांव में कहते हैं। हाँ, तो इनको वो भूमिका अदा करनी चाहिए थी। अगर शायद उनसे कोई शब्द जो है ना सही तरीके से नहीं निकले, हम उसकी दोबारा एक समीक्षा कराएंगे, बजाय उल्टे ये कहना कि ये उनके वर्ड हैं, पार्टी की कोई लाइन नहीं है। और एक दूसरे मुख्यमंत्री के लड़के को, जिन्होंने बीजेपी को बहुत बड़ा सहयोग किया है, उनके पीछे, उस परिवार के पीछे एक वोट बैंक है, इसमें दो राय नहीं है। खासकर मैं ये मान के चलूं कि भी जो परिवार उनसे जुड़े हुए हैं वो आज तक भी उनसे जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं, तो उन परिवारों के साथ या उन खापों के साथ या उन सिस्टम के साथ वोट भी जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ौली को बहुत ज्यादा और पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। या तो पार्टी की लाइन ये होगी भी इनको अलग करो, जैसा आपने पहले जिक्र किया, अभी उनको अलग करने का एक सिस्टम लगा रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी तरफ से, अगर मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं कि अगर उनके फादर पे ये बात आ गई है और कल को उन पे भी कोई ना कोई बात आ सकती है, तो उनको अपनी मर्जी से ही अलग हो जाना चाहिए। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही हाजी साहब है। देखिए, नाराज है कुलदीप बिश्नोई। अगर कोई नाराज होता, अपना नाराज होता है, तो हम उसका मान मनोबल करते हैं, न कि नोटिस देते हैं। बिल्कुल ठीक। नोटिस भी नाराज कोई दिया जा रहा है, बिल्कुल, जिसके पिता के बारे में खराब बात बोली गई है। तो ये किस तरफ इशारा कर रही? क्या इशारों में बीजेपी उनको ये कह रही है कि जनाब आली दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं? मैं इसी बात को आपकी दोबारा दोहरा रहा हूं कि भी किसी न किसी सिस्टम से, चाहे वो हाई कमांड का सिस्टम है, बड़ौली की अपनी भाषा कोई नहीं हो उसकी, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो पार्टी के लाइन का सिस्टम हमेशा ऊपर से ही पूछ के बोलेगा। उनको इशारा है। और मैं अब तो यहां भी ये बात बोलूंगा, जब नोटिस की बात आ गई है तो रेखा शर्मा को भी ये बात इशारा है कि आप कुछ शब्द बोलिए। क्यों? आप सही कह रहे हैं। मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न था, बड़ौली ने भी ये कहा है, बड़ौली जी ने, कि रेखा शर्मा जी
सीधे सीधे भजनलाल के बारे में कुछ नहीं कह रही हैं। वो किसी घटना का जिक्र कर रही थी, कोई पुरानी घटना है उसको लेकर वो बोल रही थी कि देखिए उन सरकारों में ऐसा ऐसा होता था, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था। मान लिया, बड़ौली जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सत्य है। रेखा शर्मा को जब अगले दिन लगा कि मीडिया में मेरा जो बयान है वो इस तरीके से चल गया है और ये इस तरीके से साउंड कर रहा है, बिल्कुल, तो वो अगले दिन मीडिया में आकर इस बात की सफाई दे सकती थी। कोई इतनी बड़ी नेता नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया मैं वापस नहीं लूंगी। बिल्कुल, कि देखिए मैं चौधरी भजनलाल जी की कदर करती हूं और मेरे मुख से ये बात निकली है, ये ऐसे नहीं ऐसी थी। तो ये यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं कि भी उससे या तो कहलवाया गया ना, तो उन्होंने अगले दिन उसका खंडन किया कि भी हाँ मेरे से गलती से वो चीज निकल गई है। जब खंडन ही किया है और उस बात पे वो चुप हो गई हैं, इसका मतलब उनसे जिन्होंने भी उनसे कहलवाया है वो अपना काम कर गए। अभी उस परिवार की जो भी वो गलत शब्द उन्होंने बोलना था वो बोल दिया और उसके एवज में अब नेचुरली उनके बेटे ने तो कुछ ना कुछ बोलना था, दोनों ने ही बोलना था। चंद्रमोहन भी बोलेगा, वो कुलदीप भी बोलेंगे और दोनों ने भी बड़ा ठोक के बोला है। अभी हाँ, अगर आप इस सिस्टम में हमें रखना चाहोगे कि भी आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो आप बोल रहे कि भी आप ही गलती करो और हमें ही नोटिस दो, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसका नुकसान बीजेपी को जरूर से जरूर झेलना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी ने तो सुना शिकायत भी कर दी है। बिल्कुल करिए और उन्हें करनी भी चाहिए। भाई उनके फादर है, उनकी वजह से आज तो चंद्रमोहन है। तो क्या लग रहा आपको, जिस प्रकार से रेखा शर्मा ने खुद बोला या किसी के इशारे पे बोला, उसके बाद फिर जो बड़ौली जी ने भी किसी के इशारे पे बोला, तो मैंने पहले बताया कि बीजेपी का सिस्टम पार्टी के हाईकमांड से चलता है। वहां जो भी हाई कमांड का एक आदेश आता है या पार्टी लाइन आती है, उसके ऊपर ही इस प्रकार के कटाक्ष किए जाते हैं, चाहे वो रेखा शर्मा से करवाए हों या फिर बड़ौली ने करे हों। अपनी मर्जी से वहां कोई सिस्टम नहीं है। अभी कोई अपनी मर्जी से बोल दे। मैंने बताया अगर वो इंसाफ के तौर पे बड़ौली चलते तो उनका पहला रिएक्शन ये होता और सीएम का भी ये रिएक्शन आता, बल्कि सीएम का आना चाहिए रिएक्शन कि ना भी ना, तुम्हें ऐसी बात हमें हरियाणा में नहीं करनी। अब एक दिवंगत नेता थे, बिल्कुल, इतने लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो इस संसार में ही नहीं है, तो उनके बारे में ये भाषा शोभा नहीं देती। नहीं, शोभा नहीं। आप किसी को भी ले लीजिए, एक आम आदमी को ले लीजिए, अगर आप उसके फादर के बारे में ऐसे गाली गलौज के शब्द यूज करेंगे तो उस बच्चे को हरेक को गुस्सा आएगा। कौन नहीं आएगा? सबको आएगा कि हरेक को अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी होती है, अपने घर की खानदान की इज्जत प्यारी होती है, तो उस बात के लिए वो आएगा और उसको आना भी चाहिए। और अगर आप कुलदीप को यह लगता है कि भी हाँ ये पार्टी के सिस्टम से कहलवाया गया है, तो उन्हें बिल्कुल अपने पत्ते अब खोलने चाहिए। तो एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब इन सारी चीजों से ये मालूम चल रहा है कि अब बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई की या भजनलाल परिवार की कोई जरूरत नहीं है? ये हो साफ इशारा है। ये इशारा मतलब हम इसे कह सकते हैं कि भी 80% ये इशारा उन्हें क्लियर कर दिया है। क्योंकि भाई चंद्रमोहन ने भी और कुलदीप ने भी ऐसे तो अपनी जुबान नहीं खोली होगी, उन्होंने भी किसी न किसी हाईकमांड से कहीं बात करी होगी और बात करने के बाद या तो उनका टेलीफोन नहीं उठाया होगा, एक, या उनको रिस्पॉन्स सही नहीं दिया होगा, दो, या उन्होंने उसको नेगेटिव उसमें कर दिया होगा, तब दोनों ने ये बात बोली। देखिए चंद्रमोहन की तो हम मान लेते हैं वो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो वो तो एक राजनीति के लिहाज से भी देखा, उनके पिता हैं वो तो क्लियर है, लेकिन वो अपोजिशन पार्टी में है, विपक्ष में है, तो विपक्ष के नाते भी उनका तो सवाल उठाना बनता था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी में है, तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भी ऊपर बात की है और ऊपर से उनको भी इशारा मिल गया है कि जो रेखा ने कहा ठीक कहा। कुलदीप जी देखो, मैं आपका भी नाम कुलदीप ही है, तो कुलदीप जी मैं आपसे ये पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कुलदीप को उसे अपने भजनलाल खानदान का एक वारिस मानते हैं।
अकबर चौधरी भजनलाल के बाद कुलदीप ही उसका वारिस है। वारिस होने के नाते उसका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि वो उसको खंडन बहुत जोरदार तरीके से और सख्त भाषा में करे, जो उन्होंने किया, करना चाहिए उन्हें, राइट। अब उन्होंने ये सब सारी बातें जो कही हैं, जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में बात कही होंगी उन्होंने, जो भी हरियाणा के वाले से, चाहे वो सीएम को कही है या पूर्व सीएम को कही है या उनके अध्यक्ष को कही है, जो भी है उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में उन्होंने भी जरूर बात करी है। जब उनको वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सही नहीं मिला है तो उन्होंने फिर अपनी बात ठोक करके इस तरीके से कही। और अब ये बात ये दर्शा रही है कि भी अब बड़ौली का भी बयान आ गया है तो उससे और भी क्लियर हो गया है, अब भी उससे वो किनारा करना चाहते हैं। और जब ये बात आ जाए, एक सिस्टम है ना, जब ये चीज आ रही है तो कोई भी बगैर मान सम्मान और पहचान के पार्टी में क्यों रहेगा? वो अपना कोई और सिस्टम सोचेगा, वो उसकी मर्जी है, उसके ऊपर है अभी वो क्या सोचे, ABCD जो भी उसने अपना सिस्टम सोचेगा। लेकिन हाँ, इसमें निश्चित रूप से है कि भजनलाल को या कुलदीप को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो बीजेपी वालों को होगा, उसके वोट बैंक को होगा नुकसान, उनकी शब्दों पे नुकसान हो रहा है कि आप इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं या बुलवाए जा रहे हैं, वो गलत है। तो कुलदीप बिश्नोई ने बड़ी बात कही है कि वो बब्बर शेर हैं। अब जब उन्होंने खुद को बब्बर शेर कह दिया है तो फिर जो बब्बर शेर के आचरण होता है, जो बब्बर शेर की विशेषताएं होती हैं, तो वो भी उनको दर्शा देनी चाहिए। मैं वही बात कह रहा नहीं कि भी उन्होंने ये शब्द सारे सख्त इसलिए बोले कि मैं ये हूं, तो वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आपका ये सिस्टम रहेगा तो सॉरी, मैं जलील होने के लिए यहां नहीं हूं, मेरा अपना आत्मसम्मान है और उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उन्हें करना चाहिए। उन्होंने एक बात और भी कही है कि 2 दफा सरकार बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, चौधरी भजनलाल वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। तो 2 दफा क्यों बोले, तीसरी बार नहीं है उनका? 2 दफा इन द सेंस वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इससे पहले वाला जो सिस्टम था, जब वो इंडिपेंडेंट थे, आप माने ना, उन्होंने उनकी पार्टी थी और 2014 में ही जब मनोहर लाल खट्टर है तब उनको ये वोट बैंक का सिस्टम मिला पार्टी को। तो उस टाइम तक बिश्नोई कहाँ थे? कुलदीप जी कांग्रेस में थे ना। तो उन्होंने मतलब उस टाइम जो मदद कर सकते थे वो सिस्टम उन्होंने बनाया है। लेकिन अब जो सिस्टम तीसरी बार का जो सरकार का सिस्टम बन रहा है, वो उसमें इतना ज्यादा उनका अहम रोल इसलिए नहीं है कि उनका बेटा भी हार गया। वो कैसे हारा? हालांकि उस वोट बैंक से वो हारने की पोजीशन में नहीं था। मैं खुद आदमपुर के अंदर मैंने ड्यूटी दी है, वहां एक एक बच्चा भजनलाल के सारे उस परिवार के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, पारिवारिक तौर से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई दूसरा आदमी जीतना मैं बड़ा अचंभा मान रहा हूं। वो कहीं ना कहीं, अब मैं तो इसमें भी दो राय नहीं मान रहा कि शायद बीजेपी ने अंदर खाते कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो, अगर इसको हराओ। तो हर एक आदमी जब, तो फिर उसी दिन पार्टी छोड़ देनी चाहिए। भाई मैं वही कह रहा हूं, वो सारा एनालाइज किया होगा ना उन्होंने। अभी बेटा क्यों हारा, किस लिए हारा, वो आपने देखी उसकी वीडियो, उस वक्त वो इमोशनल भी हुए, वो रोए थे। आगे यार बेटा ही हार गया, कमाल हो गई। आदमपुर में, वो आदमपुर के अंदर जो मेरे बाप के माँ बाप की एक ऐसी चीज उन्होंने पौधा लगाया हुआ था और वहां से मेरा बेटा हार गया। तो वो इसी वजह से हारा ना कि भी कोई ना कोई तो कारण रहा। वो कारण जो अंदरूनी सिस्टम है इनका नेताओं का, उस सिस्टम में वो फंस गए और फंसने की वजह से वो हार गए। इसके बाद से उनके मन में भी कहीं ना कहीं खटास आई होगी। अब ना तो उनका सिस्टम उन्होंने छोड़ा, अभी उनको कहीं MP बनाए या राज्यसभा में कहीं भेजे, ना उनके बेटे का सिस्टम छोड़ा, और अब उल्टा उनके फादर की ओर गलत बयानबाजी हो रही है और वो स्पष्ट तौर से झलक रही है कि जैसे करवाई गई है। तो हर बेटा बोलेगा और बोलना चाहिए और अपना इज्जत से सिस्टम उन्हें बना लेना चाहिए, मैं तो यहां तक कहूं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितने % चांसेस आपको लगता है, जो शब्दावली आपने देखी कुलदीप बिश्नोई की, जो उनको तेवर देखे आपने, क्या आपको लगता है बगावती तेवर हैं? क्या जल्दी ही इस प्रकार का समाचार मिलेगा
जो उन्होंने कहा कि बब्बर शेर पिंजरे से आजाद हो जाएगा। देखो, अगर बीजेपी वाले सही कूटनीति से काम करते हैं तो इस बात का बतंगड़ नहीं बनने देंगे, और नहीं तो यह बात बड़ी होती चली जाएगी। जैसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह थे डूमर खां, वो निकले, बीजेपी में आए, 10 साल रहे, निकले, आज उनका बेटा हर गांव की गली गली को सद्भाव यात्रा निकाल रहा है। उन्होंने यह सिस्टम देखा। अब तीसरा परिवार हमारा चौधरी बंसीलाल का है, जो इनको आया। आपको याद है कि स्टाइल देखिए आप बीजेपी की और खासकर नरेंद्र मोदी की, कि सारे मंत्री खड़े हैं और किरण चौधरी को स्पेशली उन्होंने आशीर्वाद दिया है। किसी से बात नहीं करी, और उनसे स्पेशली हर आदमी, हर जो मतलब इस राजनीति इस सिस्टम के लोग हैं, वो इस बात को बड़े ध्यान से देखेंगे। जो पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं वो ध्यान से देखेंगे। अभी कहाँ ध्यान है उनका, टारगेट देखिए कहाँ है। अभी आप जरूर शामिल हुई। अब उनकी बेटी को बना दिया, और बेटी के बनाने के बाद अब वो साइड में हो गई है। उनको वो जो भी 1 साल 2 साल के लिए मिलना था मिल गया। तो ये इन परिवारों की जो राजनीति है, ये मुझे लग रहा है कि इन परिवारों की राजनीति से हरियाणा को बिल्कुल ये फारिग करना चाहते हैं। चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार था, उसको देख लीजिए, आपस में दोनों भाइयों का जूत बजवा के सिस्टम बिठा दिया। अब ये इसका परिवार था, क्या नाम, भजनलाल का, इन दोनों भाइयों का अलग कर करके अब ये तीसरा सिस्टम उन्होंने बीज बो दिए। सुरती चौधरी ने और अनिरुद्ध चौधरी सामने चुनाव लड़ा, उन्होंने लड़ा, दोनों बंसीलाल के, एक पोते ने। तो अब तीसरा परिवार ये बचा हुआ है, उनका किरण चौधरी का एक मंत्री बचे हुए। वही तो सुरती चौधरी ने चुनाव लड़ा, वही ना। तो अभी वो लाल सिस्टम हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। देखिए, ठीक है, बीजेपी के बारे में ये बात बोलते हैं काफी सारे लोग, जो आप बोल रहे हैं, नेता भी बोलते भी हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है, ये हकीकत है। लेकिन आज मतलब जो एक जमाने में हरियाणा की राजनीति 3 लालों के इर्द गिर्द डोलती थी, तीनों लालों के परिवार बीजेपी में शामिल हम कह सकते हैं। अगर देवीलाल का बेटा रणजीत सिंह अभी बीजेपी चुनाव लड़ा, ठीक है, उसके बाद बंसीलाल की विरासत सुरती चौधरी और किरण चौधरी, बिल्कुल, चौधरी भजनलाल की विरासत कुलदीप बिश्नोई, सहमत हूं। तो तीनों लाल जो पूरे हरियाणा को एक जमाने में तीनों लालों पर नाज था, और पूरे हरियाणा की राजनीति तीनों लालों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब तीनों लालों के परिवार बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब तो फिर अब रिसेंट उदाहरण है दुष्यंत का रिसेंट उदाहरण है कि उनके 10 वोट लेके सरकार चलाई, मनोहर खट्टर चलाई। अब 1 सेकंड में फारिग कर दिए, कति 0 कर दिया। आज उनकी एक भी सीट नहीं है, और दोनों भाई एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है। तो अब ये इनका सिस्टम है, बीजेपी वालों का सिस्टम है, उन्होंने एक बना दिया। अभी हमारे सिवा और कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, हम ही रहेंगे। अगर ये बना दिया, इस कार्ड में आप ये नहीं देख रहे, मैं इनको पहले अब आगाह कर रहा हूं, आपके चैनल पे ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो सिस्टम ये हरियाणा को नहीं समझ पा रहे। हरियाणा की जो राजनीति है, ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, या जाट नॉन जाट की राजनीति है। यहां एक भाईचारे का सिस्टम है हमारा एक खापों का भाईचारे का सिस्टम है। उसको ये किसी कीमत में भी नहीं तोड़ सकते। जिस दिन वो जाग जाएगा ना, उस दिन इनको सारों को आउट कर देंगे। कभी ये तुम्हारा खेल बहुत हो लिया, या हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही नहीं चलेगा, जाट नॉन जाट का कार्ड नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे रिश्ते जो है ना, गांव के अंदर आप देखिए कि जाट नॉन जाट का रिश्ता एक खानदानी रिश्ते हैं हमारे, लेकिन चल तो रहा है, 7 पीढ़ियों का है, अभी तो चला रहे हैं, चल रहा है। लेकिन अब मैंने बताया नहीं, ये 3 लाल आ जाएंगे। अब ये इस चीज को समझ गए, आज हम बोल रहे हैं, आगे हमारी सारी पीढ़ियां इस बात को समझेंगी। आखिर इन्होंने जब उन परिवारों को नहीं छोड़ा, तो औरों को किसको छोड़ेंगे? तो इसमें एक बात और भी है जी साहब, देखिए, एक पहलू ये है आप जो करें, लेकिन एक पहलू ये भी है
कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना, और ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम तो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं। बीजेपी पार्टी तो भाई वो तो कभी सोती ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं, तो हमारा तो सिस्टम चलता ही रहता है। अब ये तो खुल के कह रहे हैं, अब गलती इसमें इनकी कहां पर हुई? ये तो कह रहे हैं हम तो राजनीति कर रहे हैं। सवाल राजनीति का नहीं, लेकिन राजनीति जो इस घटिया शब्दों के साथ कर रहे हैं ना, वो नहीं चलेगी हरियाणा के अंदर। हरियाणा बड़ा खड़तल एरिया है, हमारी जो भूमि है, पानी है, वो खड़तल है। खरी बात को करना भाई ये गलत है, ये सही है। और जब खरी बातों का सिस्टम आ जाता है ना, अब इन्होंने ओबीसी का कार्ड खेल दिया, सैनी को लेके ओबीसी का कार्ड खेल दिया। अब जागड़ा बोलता जा रहा है वीडियोस के अंदर कि तो भाई सैनी जितने साल राज करना है तो कर, सारी ओबीसी तेरे साथ है, बाकी जीरो। तो सारी भले कितनी फूट डालेंगे, वो भी तो बीजेपी का राज्यसभा का है। बिल्कुल, आप सुनी होगी उनकी वीडियो, नहीं तो निकाल लो, रामचंद्र जागड़े की। तो अब ये जो कार्ड का सिस्टम है इनका, ओबीसी का सिस्टम बना दिया, या इन जो हमारे पारिवारिक सिस्टम थे उनको बिगाड़ देना, या जाट नाम जाट की राजनीति करना, या हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये नहीं चलेगा अब इनका। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है। 29 कितनी दूर है? 26 आगे 27 और 28। देखिए, मतलब आप कह रहे नहीं चलेगा, लेकिन ये कड़वा सत्य है। जिस दिन आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, आज के दिन ही अगर आप टीवी खोलोगे तो ये चल रहा है। देखो मैं वो भी चर्चा में मान रहा हूं कि आज इनका कार्ड चल रहा है, उसके समीकरण देखिए आप। अगर आपने ये चर्चा छेड़ दी तो समीकरण देख लिए, बंगाल का समीकरण देख लीजिए। बंगाल में इनका हिंदू कार्ड चल गया, बंगाल में इनका हिंदू कार्ड चल गया, क्योंकि वहां एक मुस्लिम कार्ड चला हुआ था ममता के साथ, उन्होंने इसका फायदा उठाया। राइट। आसाम में देख लीजिए, विश्व शर्मा सरेआम हिंदू कार्ड खेल के गया है और मुस्लिमों को सरेआम हो करके गया है कि भाई ये तो हमारे बहुत जबरदस्त दुश्मन है, कार्ड खेल के गए। ठीक है नहीं। उधर आप केरला का कार्ड देख लीजिए कि केरला का जोसफ जो विजय है, तमिलनाडु का सॉरी, ईसाई कार्ड को लेकर के उन्होंने उस चर्चा पे हम लगाएंगे। अभी हम जो कुलदीप वाली चर्चा उस पर रहते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई वाकई में 1-2 दिन के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं, या फिर पहले भी एक बार वो बोल रहे थे, इसी प्रकार से बोल बाल के रह गए, उनके पास पार्टी छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है? देखो ऐसा है, अगर थोड़ा सा भी विजनरी जिसे बोलते हैं ना, आगे की सोचने वाले, और ये राजनीतिक परिवार खूब विजनरी हैं, इन्होंने सब सिस्टम देखे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि बहुत जल्दी वो एक बहुत सिस्टम के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी और वो पूरे कच्चे चिट्टे खोलेंगे कि किस तरह से हम बीजेपी में गए, कैसे इन्होंने ये बात कहलवाई, किस तरीके की कहलवाई, किस थ्रू कहलवाई, और क्या किसने क्या बात आगे नोटिस की बोली, वो सारी सिस्टम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, वो हर मन से बोलेंगे। अगर 1-2 दिन में बीजेपी वालों ने, उनके हाई कमांड ने इस सिस्टम को नहीं ठीक रखा, चाहे वो रेखा कर्मा माफी मांगे या वो खंडन करे, चाहे बडोली वो खंडन करे, चाहे सैनी वो खंडन करें, इनके सीएम साहब, चाहे एक्स सीएम इनका खंडन, कोई ना कोई इस सिस्टम अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो अगला तुर्क का पत्ता किसी वक्त भी बिश्नोई चलेगी। अच्छा, जो चोई भजनलाल के वोट बैंक की बात कर रहे हैं, जो खुद भी वो कह रहे हैं कि हम लोगों के बलबूते पे आपकी सरकार आई है, क्या लगता है अभी भी वो वोट बैंक इनके पास बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है। अच्छा, अभी भी वो मान सम्मान है उनके लिए, क्योंकि ने बताया कि हमने चौधरी भजनलाल के साथ सर्विस की है। उस सर्विस में उनका जो 36 बरादरी का सिस्टम था, हमारे साथ जाटों के एसपी भी रहे, हमारे साथ हमारे एससी वेसी भी, एसटी वेसी, मतलब हम सभी प्रकार के वहां एसपी होते थे और उसी प्रकार से हमारी पोस्टिंगें होती थी। तो उनका जो सिस्टम था ना, प्रशासनिक सिस्टम था, हमारे प्रशासन के सिस्टम से ही भाई देश कैसे चलता है, लीडर से चलता है ना, कि लीडर क्या कर रहे हैं। लीडर 3 प्रकार के हैं, एक सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर, एक नंबर 2 प्रशासनिक लीडर, और नंबर 3 इन दोनों के पे छुट भैया लीडर। ये 3 प्रकार के लीडर हैं समाज में, जो समाज को चलाते हैं कि भाई समाज इधर चलेगा।
राइट, राइट। चल रहे तो ये तीनों जो लीडर हैं उस टाइम के इस प्रकार से थे आपस में भाईचारे के सिस्टम में, जहां ये जातीय फूट का सिस्टम नहीं था। तो वो आज उस वोट बैंक को याद कर रहा है कि भी इस परिवार ने उस सिस्टम को वहां चलाया, छत्तीस बरादरी के सिस्टम को चलाया। आप देख रहे हो कि उस टाइम में चौधरी बजाने कोई जाट नॉन जाट का सिस्टम नहीं था, कोई ओबीसी का सिस्टम नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम का सिस्टम नहीं था। अब फिर लोग उस चीज को याद करेंगे और याद करेंगे तो इनके परिवार को फायदा होगा और इनके परिवार, इनको बीजेपी वालों को गजब का झटका लगेगा। आपने चौधरी भजनलाल जी के साथ भी काम किया है। बिल्कुल। आप में भी कुलदीप बिश्नोई को भी अच्छे से जानते हैं, खूब अच्छी तरह से मिले भी हो गए खूब। तो क्या लगता है कि जो क्वालिटी चौधरी भजनलाल जी में थी, जो वो राजनीति के पीएचडी थे, वो क्वालिटी फैसले लेने में चौधरी कुलदीप बिश्नोई में भी है? देखो, कुलदीप बिश्नोई एक यंग उसमें आगे हैं, मतलब वो है एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम में, मतलब जिसे मैं कहूंगा बुद्धिजीवी सिस्टम में, पढ़े लिखे सिस्टम में, पढ़े लिखे की भूमिका में और जो चौधरी भजनलाल की भूमिका थी उसमें फर्क है। फर्क मैं इसलिए मान रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा सबमिसिव, जिसे वर्ड बोलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नीचे से सिस्टम से जुड़े हुए थे, ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए थे। और जो कुलदीप का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपरी सिस्टम है। वो मुख्यमंत्री के बेटे तो उन्होंने उस चीज को नहीं देखा जो चौधरी भजनलाल ने देखा। वो एक किसान के बेटे जो बॉर्डर के उस तरफ से इस तरफ आए थे। यस। और यहाँ आकर उन्होंने पंचायत से अपना शुरुआत की थी। सबसे पहले वो पंचायत मेंबर बने। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने। बिल्कुल। फिर वो इधर घुसे थे, वो यानी कि वो संघर्ष करके ऊपर आए थे। और ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो दोनों में फिर जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब वो इतने संघर्ष कर चुके हैं। देखो, चौधरी भजनलाल का राज कब गया है? लगा 1996 में। 1996 में, सॉरी। हाँ, इसके बाद फिर बंसीलाल जी आ गए। बंसीलाल आ गए थे। तो उसके 96 के बाद में अब इन्होंने तब से संघर्ष ही कर रहे हैं। और संघर्ष किया, संघर्ष लगातार 2005 में इनकी सरकार बनी। उस टाइम पे संघर्ष किया और उस टाइम पे भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और प्रचंड बहुमत आया था कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल। लेकिन वहां पर हुड्डा साहब खिलाड़ी साबित हो गए। उन्होंने अपनी राजनीति खेल दी। हाँ, तो उस दिन फिर लोग ये भी कहने लग गए थे कि जो पीएचडी की डिग्री थी, हाँ, अब वो हुड्डा साहब ने फाड़ दी है। और वो जो सिस्टम जो भी बना गए, हाँ, उस सिस्टम से। लेकिन वो संघर्ष उन्होंने पिछले, लेकिन संघर्ष तो किया। 2005 तक भी संघर्ष था। हाँ, तो 2005 के बाद जो नई पार्टी बनाई वो भी पूरी संघर्ष में, थी। उनका संघर्ष में गई है। 2010 के बाद मेरे लगता है कि भी ये थोड़ी सी ढीले हुए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब से चौधरी भजनलाल जी इस जमाने से गुजरे हैं, जब वो उनका निधन हो गया, तब से लेकर कुलदीप बिश्नोई का डाउनफॉल चलता रहा। हाँ। यानी कि जब तक वो थे, वो उनको समझाते थे, ठीक, दिशा निर्देश देते थे, उनके पास एक अनुभव था। तो कुलदीप बिश्नोई में भी एक मतलब तेवर नजर आते थे। हाँ। वो भी एक लड़ाके नजर आते थे, मैच्योरिटी नजर आती थी। हाँ। लेकिन जैसे वो गुजरे हैं तो कुलदीप बिश्नोई का डाउनफॉल आया है। तो क्या मानते हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, इस प्रकार से जो वो डोलता रहा है, तो दोबारा से अगर मान लिया वो बीजेपी से बाहर आते हैं तो वो वोट बैंक उन पर भरोसा करेगा क्या? देखो, संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। और जो इस प्रकार के खानदान होते हैं जिन्होंने वो सिस्टम देखा हुआ होता है, अब वो एक फुल मैच्योरिटी में आ चुके हैं और इन संघर्षों से धक्के खा करके वो तप चुके हैं। जैसे अगर वो समाज में निकलेंगे और समाज में एक सर्वजातीय, सर्वधर्मीय नारा देंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। तो फिर क्या ये काम तो बीजेपी में रह के भी कर सकते हैं? बीजेपी में नहीं कर सकती। बीजेपी का सिस्टम मैंने बता दिया। बीजेपी हर कीमत में हरियाणा में जाट नॉन जाट का सिस्टम बना के रखेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो अभी बीजेपी में है। हाँ। बीजेपी छोड़ने से पहले वो ब्लॉक वाइज मीटिंग करें, लोगों की नब्ज टटोलें, देखें कितनी भीड़ आ रही है, और फिर बीजेपी ही उनको पार्टी से निकाल ले, वो शहीद हों। कुलदीप जी, इस मामले में वो लोग बहुत समझदार हम और आपसे वो 10 गुना आगे सोचते हैं।
हम तो एक डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा आगे सोचते हैं। उनकी लाइन बड़ी क्लियर है। मैं कुलदीप को भी खूब अच्छी तरह से मैंने देखा है, उनको जानता हूं। उनका सिस्टम बस यस और नो का चलेगा। या तो ये मान लेंगे इस बात के लिए कि भाई आप 100 लोगों से गलती हो गई है, या ये मान लेंगे कि भाई हमने कुछ गलत कर दिया है। नहीं तो आप ये देख लेना, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल इनसे किनारा करेंगे, 100% करेंगे। मतलब पार्टी छोड़ने की हिम्मत दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, ये मानते हैं? उन्हें दिखानी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात क्लियर होगी कि रेखा शर्मा को कहां से हिंट हुआ, क्यों ये बात बोली। अगर उस बात में दम है तो मैंने उस दिन भी बोला था कि सबूत दें, कि बदमाशी का सबूत दें, क्या बदमाशी करी, किस प्रकार की बदमाशी करी, ABCD किसी के साथ किया था ये सामने, या उसको सामने लेके आए। तो मतलब आप ये क्लियर मान रहे हैं भाई बड़ोली ने कोई गलत सी चीज की, वो तो सारी मीडिया में छा गई, तो वो भी बता दे भाई उसकी क्या गलती चीज थी। आगे कि नहीं आगे? तो आजकल तो मतलब मीडिया इतना एडवांस है कि आपकी कोई चीज छुप नहीं सकती, डिजिटल है सारा सिस्टम। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो बताए ना, अगर ये थी और ये बात थी, और नहीं तो फिर वो कोई ना कोई बीज कहीं से बोया गया है। मतलब फिर सीधा सी बात, उनका इशारा है, दरवाजा खुला, आप जा सकते हैं, बस ये बात है बस। और अब कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी में रहकर ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। क्यों कराएगा अगला? आप ये मान रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि वो क्यों कराएगा। तो फिर आप ये यकीन मानते हैं कि अब जो बब्बर शेर की बात हो रही है, अब बब्बर शेर पिंजरा तोड़कर बाहर आएगा और जो उनके चारों तरफ बेड़ियां उनको वो तोड़ देगा? बिल्कुल तोड़ेगा। अगर उसमें चौधरी भजनलाल का एक अंश है और एक DNA है, सारा परिवार बैठ के सोचेगा और सोच करके इस बात को लेके आएगा कि सर्वधर्मी और सर्व भाईचारा सिस्टम को मैं दोबारा खड़ा करूं हरियाणा के, और उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो लोग वैसे स्वागत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि लोग आज तंग हैं। अच्छा, आज मान के चलिए जो बीच की राजनीति के लोग हैं, इस जाट नॉन जाट के सिस्टम से हमारा कितना भाईचारा, कितनी पार्टीबाजी बन गई है। इस OBC के सिस्टम से कितनी भाईचारी पार्टीबाजी बन गई है। इस हिंदू मुस्लिम के सिस्टम से कितनी भाई, आप जरा देखिए जाके कभी मेवात में किस प्रकार से वो सिस्टम बनाए, जाइए कभी हमारे जाटों उसमें, जाइए कभी OBC के अंदर, जाइए कभी SC ST के अंदर, मोहल्ले क्या सिस्टम बना दिया। मतलब हमें इतनी फूट डाल दी है, गली गली के अंदर फूट डाल दी है, इतनी फूट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी जो आज फूट है। क्या नुकसान देगी इनको? कोई न्यूज देखी थी कि बंगाल चुनाव के बाद या तो एक कुलदीप अंदर आएगा या एक कुलदीप बाहर जाएगा, दो बातें थी। अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीतती है तो एक कुलदीप हैं आपके शर्मा जी हैं, तो वो बीजेपी में आएंगे, और अगर चुनाव बीजेपी हार जाती है बंगाल का, तो फिर एक कुलदीप बिश्नोई वो बीजेपी से बाहर जाएंगे। देखो अब, लेकिन अब तो चुनाव बीजेपी जीत गई। ठीक है, बात आपकी, जीत गई है बीजेपी, लेकिन अभी ये आंकड़ों का खेल है। अभी लोग इसकी बहुत सारी समीक्षाएं करेंगे, एक से एक बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही कुलदीप जिसके आप तरफ इशारा कर रहे हो, चाहे वो कुलदीप शर्मा, मैं क्लियर कर रहा हूं, चुन्नीलाल शर्मा के बेटे जो MLA रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वो इस बात के लिए अपना दाव खेलेंगे। ठीक है, या ये कुलदीप बिश्नोई जो है वो अपना दाव खेलेंगे। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात सत्य है, वो खेलेंगे जरूर, खेलेंगे जरूर, खेलेंगे जरूर, खेला होगा, खेला होगा, ये पक्का है, पक्का है। अच्छा, तो साथियों ये हमने चर्चा की कि जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी की जो तेवर नजर आ रहे हैं, जो बब्बर शेर का जिक्र हो गया है, तो अब बब्बर शेर बेड़ियां तोड़ेगा और बाहर आएगा और जनता के बीच में आके सारी बातें रखेगा, और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में हो सकता है कि नया विकल्प पैदा हो। मैं एक चीज और पूछ लेता हूं प्लीज। कल एक चर्चा कर रहे थे हम राजेश धनखड़ जी के साथ, उन्होंने एक नई बात कह दी, आप क्या वहां उससे कहां तक सहमत? उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, जो तीनों लालों के परिवार है उनको पुरानी चीजें भुलाकर एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि तीनों लालों में कुछ नहीं छोड़ा है बीजेपी ने, और तीनों लालों में आज इस कंडीशन में कोई भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए प्रदेश का। हाँ,
अगर वो तीनों एक हो जाते हैं तो उनमें से एक लाल का परिवार कोई ना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर जरूर बैठेगा, अगर वो तीनों एक। आप क्या मानते हैं? मैं इसमें इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप इन तीनों परिवारों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि उनके साथ सर्विस की है तो उनके साथ मतलब सिस्टम बनता है कि भी कौन क्या सिस्टम में काम कर रहा है। मतलब तीनों ही लालों का जो सिस्टम है वो अलग अलग काम करने का सिस्टम है। मैं क्लियर कर देता हूं, भजनलाल का सिस्टम सर्वजातीय सर्वधर्मीय सिस्टम है, राइट। चौधरी देवीलाल का सिस्टम जाट वोट बैंक का सिस्टम है। चौधरी बंसीलाल का मिक्स है, मिक्स विकास मॉडल का सिस्टम है। तो तीनों की थ्योरी अलग अलग है, लेकिन उन तीनों की थ्योरी के ऊपर बच्चे भी नहीं चल पाए। अब ये देखो ना, उनके जो खानदान के वारिस अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं वो उनपे नहीं चल रहे। क्या जननायक चौधरी देवीलाल के कोई भी पद चिन्हों पे कोई है, या भजनलाल के पद चिन्हों पे अब थोड़ा संघर्ष करके इनको अब सिस्टम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, चला। क्या चौधरी बंसीलाल के सिस्टम पे कोई है? दिस इज द पॉइंट। जो इंटेलेक्चुअल लोग है, बुद्धिजीवी लोग, वो इस बात की चर्चा करेंगे कि उनके पद चिन्हों पे उन्होंने कुर्बानी करी है, उन्होंने तपस्या करी है तीनों ने। और जहां कुर्बानी और तपस्या और संघर्ष होता है उनका सिस्टम अलग होता है, प्रशासनिक सिस्टम भी अलग होता है और सामाजिक सिस्टम भी अलग होता है। तो फिर अगर ये इन चीजों को भुला कर देखिए, ना तो अकेले जाट वोट बैंक के सारे देवीलाल परिवार सत्ता में आएगा, नहीं आएगा, नहीं। विकास पे अगर वोट पड़ते तो कैप्टन अभिमन्यु और जेपी दलाल चुनाव नहीं हारते, ठीक, अगर विकास पे वोट पड़ते। बिल्कुल, इसलिए विकास बिना। ठीक। रही बात सर्वजातीय सर्वधर्मीय, हाँ, वो भी आप देख सकते हैं कुलदीप बिश्नोई जी ने खुद अपनी पार्टी बना ली थी, ठीक, तो फॉर्मूला पेश नहीं हुआ। ठीक। जब ये तीनों चीजें ओवरलैप हो गई हैं या बीजेपी ने इनके ऊपर एक आवरण डाल दिया है, तो क्यों ना फिर इनको इन्होंने भी इनको छोड़कर तीनों एक अलग राह पकड़ लें, बोले कि देखिए अब सब एक छतरी के नीचे आ गए, एक नई राजनीति शुरू करते हैं। आपने वही बात कर ली नहीं कि भी 3-4 पार्टियां इकट्ठी हो जाएं और इकट्ठे उनका सिस्टम यही नहीं बनता कि भी मुख्यमंत्री कौन हो। सिस्टम तो उनका वैसे भी नहीं बन रहा। मैं वही कह रहा हूं, वो वहां वो नहीं देखता। वो कहते हैं कि भाई मुझे बॉस मानो या मुझे मुख्यमंत्री मानो, तुम मेरे अंडर आओ, मेरे झंडे के नीचे आओ। यहां सिस्टम गड़बड़ होता है। इसलिए तीनों लालों में से कोई किसी के झंडे के नीचे नहीं जाएगा। अरे बीजेपी के झंडे के नीचे तीनों, ये वो अलग है, आपस में एक दूसरे के नहीं आएंगे। तो बीजेपी का झंडा स्वीकार है, बीजेपी का झंडा इसलिए स्वीकार है कि वो उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी एक दूसरे का झंडा स्वीकार नहीं करेंगे, वो इनकी मजबूरी है। ओहो, चौधरी वीरेंद्र को ही देख लो, वो किसी का झंडा स्वीकार करता है क्या? चौथी वो भी तो अपने आप को लाली समझता है, वो अपने आप को कम थोड़ी समझता है। हाँ, वो भी एक कह सकते हैं एक परिवार है, वो भी परिवार है, छोटूराम का परिवार है, वो भी एक है परिवार है। हाँ, तो उसने तो उन्होंने इकट्ठे किए थे एक बार उचाना में सारे, भाई इकट्ठे करे थे, लेकिन फिर उसी बात पे आ गई। इतनी गजब की ईगो क्लेश होती है आपस में, ना ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, और झंडी फाड़ देते हैं। तो फिर क्यों ना एक नया विजय हरियाणा में पैदा करके सभी उस विजय के झंडे के नीचे आ जाए। ये बात हो, ये बड़ी सही बात बोली, चाहे वो बालन शाह बोलो और चाहे विजय बोलो। बालन शाह नेपाल में एक 35 साल का युवा जो है ना, अगर वो एक प्रधानमंत्री बन सकता है, या एक विजय जो है ना तमिलनाडु के अंदर 110 या 15 सीट ले जा सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं ऐसा हो सकता? हो सकता है। और ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनके अंदर वो विजन है और युवा है और वो संघर्ष शक्ति है। इनको अब आगे आने चाहिए, खुल के आगे आना चाहिए। अभी बहुत हो गया यार ये सिस्टम सारा। अब आइए एक बार सिस्टम बना के दिखाएं कि विकास मॉडल क्या होता है, भाईचारा सिस्टम क्या होता है। तीनों चीज इकट्ठी चलेंगी, विकास मॉडल भी चलेगा, भाईचारा सिस्टम भी चलेगा और सर्वजातीय सिस्टम भी चलेगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो साथियों, बहुत गंभीर चर्चा थी। चर्चा कई बिंदुओं पर इधर उधर आपने देखा ही होगा, लगभग बड़े खास बिंदु थे। आप इस चर्चा को क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्योंकि चौधरी देवीलाल जी कोई जन्म से चौधरी देवीलाल नहीं थे, जन्म से ताऊ देवीलाल नहीं थे। चौधरी बंसीलाल जी भी जन्म से चौधरी बंसीलाल या विकास पुरुष नहीं थे, और चौधरी भजनलाल भी जन्म से पीएचडी नहीं थे। ये लोग आम घरों के बच्चे थे, निकले, संघर्ष किया और फिर कहां तक पहुंचे।
क्या अभी भी जो आईजी साहब इशारा कर रहे हैं, ऐसे ही कोई आम घर का बच्चा निकलेगा और वो नए आयाम लिखेगा, विजय बन जाएगा? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। या बालेंसा बन जाएगा? बालेंसा बन जाएगा, वहां थोड़ी मारदार ज्यादा हुई, मैं बच रहा हूँ बालेंसा से। ठीक नहीं, कोई क्योंकि बात। विजय बड़ा साफ सुथरे सिस्टम से जीता है, ठीक ठीक ठीक। वहां मारधाड़ ज्यादा हुई, चलो, वो थोड़ी सी अलग चीज है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप अपने विचार रखिएगा खुल के, हम उनको पढ़ते भी हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।